नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश अजागता समय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे संविधान के आर्टिकल 3 के बारे में। यद्यपि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हो गया। संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 3 के द्वारा जो राज्यों के पुनर्गठन के अधिकार संसद को दिए गए, लेकिन देश के अंतर्गत कुछ विदेशी भूभाग थे, जैसे बेरूवारी संघ जो बाद में पाकिस्तान को दिया गया, बांग्लादेश को 111 अंतः क्षेत्र हस्तांतरित किए गए। देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्य की मांग की जाने लगी, तो कहीं प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने जोर पकड़ा। विवाद को हल करने के लिए SK श्रीधर आयोग, फजल अली आयोग और JBP समिति बनाई गई, तो देश की रियासतों का एकीकरण करने में भी कई बार दिक्कतों का सामना हुआ। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना किया। कुछ राज्यों ने नामों में परिवर्तन के लिए संसद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर इन सब समस्याओं का निराकरण संविधान के आर्टिकल 3 के द्वारा ही किया जा सका। आज हम आर्टिकल 3 के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। आर्टिकल 3 में संविधान संशोधन को राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है और संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है एवं राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त संसद को नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र मिलाकर अथवा नए राज्य संघ क्षेत्र मिलाकर अथवा राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण शामिल है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को जानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल को बताया जाना भी जरूरी नहीं है। संसद जब उचित समझे तो कदम उठा सकती है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल से परामर्श लेने की भी संसद को कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नया राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, उसके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के भी कदम उठा सकती है तथा संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण भी कर सकती है। हम कह सकते हैं कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम अमेरिका में क्षेत्रीय एकता राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा क्या गारंटी दी गई जानेंगे। अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उसकी सीमाओं के परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। क्या संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित हुआ जब 1960 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में राय ली। केंद्र सरकार के एक निर्णय के विरुद्ध बेरूवारी संघ जो पश्चिम बंगाल में था और उस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा है, वहां पर राजनीतिक विद्रोह और विवाद उत्पन्न हुआ, जिस कारण राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से पूछा कि संसद की शक्ति राज्यों को सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने की है या नहीं है, बतलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कार्य मात्र 368 में संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की कोई जरूरत नहीं है छात्रों। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। अब हम बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान के बारे में जानना चाहेंगे। भारत और बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को अधिनियमित किया गया। भारत द्वारा जमीन के क्षेत्रों के लेन देन में 111 विदेशी इनक्लेव, जिसे अंतः क्षेत्र हम कह सकते हैं, बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए गए, जबकि बांग्लादेश ने
51 अंतः क्षेत्रों अथवा इनक्लेव को भारत को हस्तांतरित कर दिया। इस जमीन के लेन देन में 6.1 किलोमीटर क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल है। इन तीनों उद्देश्य के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े अपने पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संसद ने संशोधित कर लिया। आज़ादी के समय देशी रियासतों का एकीकरण की क्या स्थिति, थोड़ा हम इसको भी जान लेते हैं। अब हम आज़ादी के समय देशी रियासतों का एकीकरण के संबंध में जानते हैं। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक 2 ही शक्तियाँ थीं, ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था और दूसरा था देशी रियासतें जो राजा के अधीन थी। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उस समय देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, वह भारत में शामिल हो सकते हैं, दूसरा वह पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, तीसरा वह स्वतंत्र रह सकते हैं। 5 से 52 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं, इसलिए 549 रियासतें भारत में शामिल हो गईं और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद उन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के माध्यम से एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। इस प्रकार अंत में 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। भाग 1 में राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत गवर्नर के शासन में थे, जैसे असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिमी बंगाल। दूसरा वर्गीकरण रखा वे राज्य जो राजशाही शासन के अधीन थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्व पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एवं विंध्य प्रदेश। तीसरे भाग में वे राज्य रखे गए जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के अधीन थे, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और डी कैटेगरी में त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप रखे गए। इस तरह संविधान द्वारा रियासतों का वर्गीकरण आर्टिकल 3 का उपयोग करने के द्वारा किया गया। अब हम एसके धर आयोग, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग को भी जान लेते हैं। यदि इनकी चर्चा नहीं की गई तो बात अधूरी ही रह जाएगी। साथियों, संविधान के आधार पर देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण तो हो गया, लेकिन एक अस्थायी व्यवस्था थी। इस कारण देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके श्रीधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की तथा उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार प्रांतों का गठन हो, न कि भाषा के आधार पर। रिपोर्ट के कारण से असंतोष फैल गया तथा पश्चात कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेबीपी समिति के रूप में भी जाना जाता है। अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश कर उन्होंने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा ना हो। हालांकि 1953 में सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसमें लंबा आंदोलन होगा। 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। फजल अली आयोग के बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया। इसके अन्य 2 सदस्य के.एम. पाड़ीकर और एच.एन. कुंजरू थे। अपनी रिपोर्ट 1955 में उन्होंने पेश कर कहा कि राज्य पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इनका मत था कि राजनीतिक इकाई निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जाए। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और साथ में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में राजनीतिक दबाव के चलते भाषा, प्रांत,
सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारणों के चलते अन्य राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए 1956 के बाद जो राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, अब वह हम उनको जान लेते हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए राज्य बना। दादर एवं नगर हवेली 1954 में, यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 में संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। गोवा, दमन एवं दीप 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पुडुचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसी शासन के अधीन था। 1954 में फ्रांस ने भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1963 में नागालैंड को राज्य का गठन कर दिया गया। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के क्षेत्र में राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1947 तक सिक्किम भाग भारत का एक शाही राज्य था, जहां चौग्याल वंश का शासन था। 1975 में जनमत के दौरान सिक्किम को 22वां राज्य घोषित कर दिया। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, 23 में, 24 में और 25 में राज्य पूर्व में अस्तित्व आए। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक करके राज्यों के रूप में मान्यता दे दी गई। यह तीनों राज्य भारतीय संघ के 26 में, 27 में, 28 में राज्य बने। 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार राज्यों की और संघ क्षेत्रों की संख्या जो 1956 में 14 और 6 थी, अब वर्तमान में 29 और 8 हो गई है। नामों के परिवर्तन में भी हम जान लेते हैं। आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए संसद ने कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया और 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इस प्रकार लंकाद्वीप, मिनिकॉय और आमीन देवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। यह बदलाव 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इस वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नामकरण ओडिशा के रूप में किया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश, मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। हम कह सकते हैं कि इस तरह संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अनंत शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण हम पूर्व में जान चुके हैं। जल्दी हम संविधान सीरीज के अगले वीडियो जो नागरिकता संशोधन सिटीजन से संबंधित होगा हम जानेंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।